आपको सबसे पहले अध्ययन करना है जीएस पेपर 1 का एक सिस्टमैटिक वे में। कैसे, मतलब कुछ लोग ऐसे कोई भी विषय पहले उठा लिए, जैसे इथिक्स पहले कंप्लीट कर लिए, फिर इन्वायरमेंट पढ़ लिए, फिर साइंस एंड टेक पढ़ लिए, फिर इकोलॉजी पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिए, फिर कभी गवर्नेंस पढ़ लिए, फिर कभी पॉलिटी पढ़ लिए। ऐसे पढ़ने से आप में जो विश्लेषण करने की कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी, विश्लेषण आप नहीं कर पाएंगे। जो तार्किक ज्ञान है वो याद रखना है। जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं तो आप पहले पहाड़ा सीखते हैं और मतलब हिंदी की जो वर्णमाला उसे लिखना सीखते हैं, उसके बाद बात करें ABCD सीखते हैं और फिर उसके आधार पर आप शब्दों को बनाने का प्रयास करते हो। तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होना चाहिए। वैसे ही अगर विषय को समझने के प्रयास करें विषय को कैसे पढ़ा जाए, तो इसमें जो सबसे कोर विषय वो साइंस है। अगर आप साइंस का अध्ययन पहले कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो पढ़ने का क्रम होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति है वो। आपको विषय में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए साइंस, हिस्ट्री, एक फिजिक्स, मेट्रोलॉजी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। रटने की कैपेसिटी ठीक है, कई मतलब तथ्यवार चीज़ों को आप रट जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं ज्योग्राफी को लेकर, तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर आप साइंस का, फिजिक्स का समझ नहीं है। तो फिजिक्स में खासकर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे टेम्परेचर, हीट वगैरह, ये सब बहुत जरूरी है। तो याद रखना है कि साइंस का अगर समझ हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो ज्योग्राफी में हेल्प कर देगा। अगर बायोलॉजी का समझ है खासकर, तो इकोलॉजी जो टॉपिक होता है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसमें हेल्प कर देगा। तो कुल मिला के बात है, सबसे पहले आपको कौन सा विषय पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है साइंस। और साइंस बहुत गहरा साइंस नहीं, एक कम से कम साइंस का समझ होना चाहिए। और अगर 12th की जो बायोलॉजी है उसके बाद लास्ट में कुछ लेसन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं साइंस के इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बायोलॉजी कुछ सेक्शन बहुत ही हेल्प करेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। तो चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। और साइंस पढ़ने के बाद आना है ज्योग्राफी में, यानी जीएस पेपर 1 में। अब देख लीजिए, जैसे हम ज्योग्राफी अध्ययन करते हैं तो अभी यूपीएससी के मेंस में सवाल आया था कि प्राचीन इतिहास के विकास में भौगोलिक कारक की क्या भूमिका है। इसका मतलब साफ साफ समझिए, प्राचीन इतिहास के विकास में भौगोलिक कारक की क्या भूमिका है, मतलब इतिहास के निर्माण में कहीं ना कहीं भौगोलिक कारकों का योगदान है। भौगोलिक कारक मतलब ज्योग्राफी का योगदान है। और आपको बता दूं, सोचिए, एक राजा है, वो राजा सौभाग्य से एक ऐसे परिवेश का राजा है, एक ऐसे स्थान का राजा है जिस स्थान में लोहा अधिक मात्रा में है, कोयला अधिक मात्रा में है और कृषि संपन्न क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। और एक राजा है जो काफ़ी विपन्न क्षेत्र है, कृषि से विपन्न है। एक राजा कृषि से संपन्न है, वह लोहा से विपन्न है। दूसरे राजा की बात करूँ, एक राजा लोहा से संपन्न है। एक राजा की बात करें तो वह राजा कोयला से विपन्न है, एक राजा कोयला से संपन्न है। तो सोच लीजिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सा राजा ज़्यादा मजबूत होगा, तो समान सी बात है कि वो राजा जिसके पास लोहा ज़्यादा, उसके पास हथियार ज़्यादा होगा। जिसके पास अन्न का, चूंकि कृषि उपजाऊ भूमि ज़्यादा है तो उसके पास अन्नों की कमी नहीं होगी, तो उसके सिपाही मजबूत होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था जिसका मजबूत हो वो राजा बहुत कमाल का राजा होगा, शक्तिशाली राजा होगा, उसके साम्राज्य विस्तार की नीति सफल होगी। तो यहाँ सिंपल बात सोचना है कि अगर देखिए, अगर ज्योग्राफी जैसे मैंने कहा कोयला हो, लोहा हो, कृषि से संबंधित उपजाऊ भूमि हो और ऐसे कुछ भौगोलिक कारक, जलवायु अच्छी हो, ठीक है, जलवायु के कारण भी तो कई चीज़ें प्रभावित होती है। तो अगर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट अच्छा हो तो इतिहास उसके पक्ष में होगा। आ रहा समझ में? तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस आप अध्ययन कर ले तो साइंस के बाद आपको ज्योग्राफी समझना है, और ज्योग्राफी के बाद मतलब पेपर 1 में ज्योग्राफी को समझने के साथ आपको उसके बाद एम करना हिस्ट्री में, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर कोई राजा अगर शक्तिशाली तो क्यों शक्तिशाली, उसकी साम्राज्यवादी नीति क्यों सफल हो रही है। तमाम बातें जो हम इतिहास पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से लिंक करके पढ़ेंगे। और इतिहास के तीनों सेक्शन में पहले कई लोग ऐसा भी करते हैं कि प्राचीन इतिहास से सवाल कम आ रहा है, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास से सवाल कम आ रहा है, तो आधुनिक इतिहास डायरेक्ट पढ़ते हैं। पढ़ लेंगे आप, फिर मैं कह रहा हूँ रट जाएंगे, क्योंकि अगर आप तोता हैं तो रट जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि जो समझ हो सकता है कि इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा, आज हम यहाँ कैसे पहुँचे, एक माइल स्टोन था जो आदमी की उत्पत्ति थी, वहाँ से आज कैसे पहुँचे, इन तथ्यों का समझ आपको नहीं हो पाएगा। इसीलिए इतिहास में सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास को पढ़े, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, और इतिहास जहाँ समाप्त होता है उसी के साथ पैरेलल में पॉलिटी शुरू होता है। तो इतिहास आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो इतिहास तो अपने साथ कल्चर को लेकर चलता है, तो इतिहास के साथ कल्चर कंप्लीट हुआ। और मैं भी बता चुका हूँ कि चूंकि इतिहास में हम मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं और मानव समाज को लेकर चलता है, तो इतिहास कंप्लीट करने के साथ साथ आप ऐसे इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप सोसाइटी को लेकर चलेंगे। लेकिन फिर भी इतिहास का अध्ययन करने के बाद आप सोसाइटी को पढ़ें
तो ठीक से देख लीजिए, साइंस, ज्योग्राफी, मतलब साइंस के बाद हम लोग सीधे कहाँ करेंगे, ज्योग्राफी में। और एक बात बता दूं, पेपर थर्ड में साइंस प्रॉपरली सिलेबस में कम है, साइंस टेक ज़्यादा है। तो मैं पेपर थर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि इस सिलेबस से पहले आपको साइंस पढ़ना चाहिए। बेसिक साइंस 10th तक का साइंस अगर कर लेते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 11th 12th का साइंस अगर रिवाइज कर ले, न्यूमेरिकल छोड़ के, जो कुछ न्यूमेरिकल होते हैं एक्सप्रेशन व्यंजक, उसे छोड़कर कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो साइंस कर लीजिए, और साइंस पढ़ने के बाद ज्योग्राफी के साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट कर लीजिए, और उसके बाद आप आइए हिस्ट्री में, हिस्ट्री के साथ कल्चर के साथ सोसाइटी, तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी, आयर और गवर्नमेंट। देखिए मैंने बताया जैसे इतिहास जहाँ समाप्त होता है तो इतिहास के समाप्त होने के साथ पॉलिटी शुरू होता है, ठीक है। तो इतिहास 1950 में, समझिए कुल मिला के 1950 में इतिहास समाप्त हुआ भारत का, और वही 1950 में संविधान लागू होता है। उसके बाद भारत का संविधान जारी आ गए, भारत की राज्य व्यवस्था जारी आ गई। तो कुल मिला के बात करें तो इतिहास के बाद क्या पढ़ना है, पॉलिटी। और आपको बता दूं कि जब तक आप इतिहास को नहीं समझते, इतिहास को जो अंतिम चरण है, जैसे कुछ मैं बात करूँ इतिहास में पढ़ना है संवैधानिक विकास, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, उसके बाद आगे जितने भी मतलब काउंसिल एक्ट है उसको नहीं समझ पाएंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और संविधान का निर्माण नहीं समझेंगे तो फिर आगे समस्या हो सकती है। तो एक तार्किक समझ के लिए एक क्रम में पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉलिटी कंप्लीट हो गया, अब चूंकि ज्योग्राफी में आपका मैपिंग पहले से कंप्लीट है, पॉलिटी जैसी कंप्लीट हुआ था आप गवर्नमेंट्स को ठीक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का मैपिंग आपको पता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैपिंग पढ़े हैं, दुनिया के विशेष क्षेत्र का मैप पढ़ें तो आपको आइडिया कि कौन देश कहाँ है। तो उसके आधार पर चूंकि भौगोलिक कारक भी एक सीमा, चूंकि सोच के बताइए, आज अगर बात करें इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली देश है और भारत कहीं ना कहीं उसके मामले में कमजोर है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि याद रखना है जो संघर्ष में रहता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता है, भी रीजन है। भारत का जो सीमा विवाद है पाकिस्तान से, चाइना से हमेशा चलते रहता है, जिस रीजन से भारत की बहुत ज़्यादा एक धन का स्रोत, आय का स्रोत सीमा विवाद को सॉल्व करने में, एक आर्मी में खर्च हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड का ऐसा भौगोलिक परिवेश है कि उसकी सीमा किसी भी देश से नहीं सटती है, और किसी देश से नहीं सटने के कारण इंग्लैंड सिर्फ नेवल पर खर्च कर पाती है और आर्मी पर खर्च नहीं करती है। एक ये भी रीजन है कि उसका आय का बहुत हिस्सा बच जाता है, और इंग्लैंड एक संपन्न देश है। जैसे बात करें यूएसए की और कनाडा की, तो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है उसे दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर कहा गया है। भौगोलिक जो सीमा है वो भी, और थोड़ा सा याद रखना उस परिवेश पर, संबंध पर, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, तो संबंध पर भी निर्भर करता है कि देश की स्थिति कैसी होगी। तो आईआर अगर समझना है तो आपको मैपिंग का आइडिया होना चाहिए, कौन देश कहाँ है ये आइडिया होना चाहिए। तो इसका मतलब समझिए, जब तक आप ज्योग्राफी नहीं करेंगे तब तक आप आईआर नहीं समझ पाएंगे। तो क्रम समझ गए, एक बार फिर मैं क्रम पे चर्चा करूंगा। उसके बाद जब आप पॉलिटी कर लेते हैं, सेक्शन को पेपर 2 को कर लेते, तो उसके बाद आना, सोचिए किस हिसाब से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 बनाएंगे। इसी रीजन से कि पहले आप पेपर 1 कीजिए, पहले साइंस कीजिए, फिर पेपर 1 कीजिए, पेपर 1 के बाद पेपर 2 कीजिए, उसके बाद पेपर 3 कीजिए। और पेपर 3 में क्या है, इकोनॉमी के साथ फिर साइंस टेक है, साइंस प्रॉपर नहीं है, साइंस टेक है। तो साइंस चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो साइंस टेक में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी की ज्योग्राफी के साथ कर चुके हैं, अगर आप उसमें नहीं किए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है ज्वालामुखी, भूकंप, कई प्रकार की आपदाएं, और उस आपदा से बचने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होगा, क्योंकि डिजास्टर आपदा उसे मैनेज ही तो करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। अभी इन चीज़ों का अगर आपको ज्ञान हो गया तो इन विषयों को मिलाकर आपको पढ़ना है एथिक्स, और जब सभी विषयों का ज्ञान हो गया तो इन सभी विषयों के आधार पर आपको समझना है निबंध, क्योंकि निबंध वास्तव में कोई विषय है नहीं, निबंध एक लिखने की कला है, तरीका है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे अध्ययन करना है। अगर आप ऐसे अध्ययन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको विषयों को लेकर एक निश्चित समझ, एक बेहतर समझ हो जाएगा। और आप जितने भी जैसे सवाल देखें तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, पहले सवाल होता था प्रॉपरली कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय विकास की विशेषता पर चर्चा करें, नगर नियोजन किस प्रकार की विशेषता की चर्चा करें। अब सवाल आने लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन है उसे हम वर्तमान स्थिति में कैसे देख सकते हैं, वर्तमान स्थिति को सुधारने में सिंधु घाटी सभ्यता के